इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसे होती हैं जिन्हें समझने के लिए हमारे पास फैक्ट्स तो होते हैं, लेकिन सवाल फिर भी बच जाता है। और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या ये सब जो हो रहा था वो सिर्फ एक संयोग था या कुछ और। 1966 में दिल्ली में एक आंदोलन हुआ जिसमें हजारों साधु संत और गौ रक्षक समर्थक आंदोलन करने के लिए संसद की ओर बढ़े। स्थिति बिगड़ी और पुलिस ने गोली चलाई और इस सब के बाद एक संत का नाम सबसे ज्यादा सामने आया और वो नाम था स्वामी करपात्री महाराज। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक शाप दिया जिसे आज भी गांधी परिवार की त्रासदियों से जोड़कर देखा जाता है। और फिर इतिहास में क्या हुआ, संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, इंदिरा गांधी की हत्या और कुछ साल बाद राजीव गांधी की भी हत्या हुई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सब जो था करपात्री महाराज के श्राप की वजह से हुआ या फिर इंसानी दिमाग ने अलग अलग घटनाओं को जोड़कर एक कहानी बना दी। आज हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में जो दर्ज है और जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सच है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जो 3 मृत्यु गांधी परिवार में हुई थी, क्या ये सही में करपात्री महाराज का एक श्राप था। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। जहाँ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कर्स ऑफ गांधी फैमिली की। ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से गांधी परिवार को एक श्राप मिला, जिसकी वजह से शायद उनके घर में 3 लगातार मौत देखी गई। और ये तीनों ही मौत नेचुरल मौत नहीं थी, ये तीनों ही मौत किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हुई। सबसे पहले जानते हैं कि वो आदमी कौन था जिसकी वजह से इस कहानी की पूरी शुरुआत हुई है। नाम था स्वामी करपात्री महाराज। तो 20वीं सदी के प्रमुख हिंदू संतों और धर्मशास्त्र के विद्वानों में उनका नाम लिया जाता था। उनका वास्तविक नाम था हरिनारायण ओझा। उनका बाद में नाम बदलकर रख दिया गया करपात्री महाराज। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर नाम करपात्री महाराज क्यों रखा गया। पात्री का मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो कर का मतलब होता है हाथ और पात्र का मतलब होता है कोई बर्तन। लेकिन यहाँ महाराज ने किसी भी तरीके का बर्तन यूज नहीं किया था भोजन करने के लिए। उन्होंने अपनी हथेली को ही एक पात्र बना लिया था। वो अपनी हथेली का ही यूज करते थे भोजन करने के लिए और इसीलिए उनका नाम रखा गया करपात्री महाराज। लेकिन करपात्री महाराज सिर्फ एक साधारण धार्मिक संत नहीं थे, उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी काफी ज्यादा अपने विचार रखे हैं। उन्होंने राम राज्य परिषद नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना भी करी। उनकी राजनीति का आधार धर्म, परंपरा और विशेष रूप से गौरक्षा थी और यही मुद्दा आगे चलकर उन्हें देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के आमने सामने ले आया। और इस सब की शुरुआत होती है साल 1966 से। आजादी के 2 दशक बाद भारत एक नए राजनीतिक दौर से गुजर रहा था। ये समय ऐसा था जिस टाइम पर बहुत ज्यादा गौ हत्या हो रही थी, चरम पर गौ हत्या हो रही थी। इसी वजह से उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की लगातार मांग उठाई जा रही थी। धार्मिक नेता और बहुत सारे संगठन की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था। हत्या पे पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और ये भी मांग रखी जा रही थी कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और आखिरकार 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। साधु संतों और गौरक्षा समर्थकों की बड़ी भीड़ संसद भवन के आसपास जमा हुई। उनकी मांग थी कि देश भर में गौ हत्या पूरी तरीके से रोक देनी चाहिए। देखते ही देखते स्थिति जो थी वो सरकार की हाथ से निकल रही थी। प्रोटेस्ट करने वालों के और पुलिस के बीच में काफी बड़ा टकराव हुआ। पत्थरबाजी और हिंसा की खबरें भी सामने आई और फिर उसके बाद पुलिस ने गोलीबारी करी और लोगों के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि इसका आदेश खुद इंदिरा गांधी ने दिया था। लोग मर गए और इस घटना ने पूरी तरीके से देश को हिला दिया। अगर हम आज भी सरकारी रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 1966 के इस आंदोलन में सिर्फ 8 लोगों की हत्या की पुष्टि है। लेकिन अगर हम और दूसरे रिकॉर्ड्स को देखते हैं सोशल मीडिया पर तो वहां बोला जाता है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और एक नहीं सैकड़ों साधु उसमें मर गए। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी रहस्यमय कड़ी। इस दुर्घटना के बाद करपात्री महाराज बहुत ज्यादा दुखी हुए और इसी के बाद करपात्री महाराज ने एक श्राप दिया इंदिरा गांधी और पूरे गांधी परिवार को, जिसमें उनका ये बोलना था कि गौरक्षक समर्थकों की और जिस तरीके से संतों की हत्या यहाँ पर हुई है इसका परिणाम पूरे गांधी परिवार को भुगतना पड़ेगा। और यहीं से कर्स ऑफ गांधी फैमिली की शुरुआत होती है। और इस श्राप के बाद कुछ ऐसा चालू हुआ जिसने इस श्राप को और ज्यादा सच बना दिया। सबसे पहले आते हैं संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे और भारतीय राजनीति में उस टाइम पर बहुत तेजी से उभर रहे थे। 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उस टाइम पे वो सिर्फ 33 इयर्स के थे। यहीं से लोगों का विश्वास और तेजी से हुआ क्योंकि श्राप में बोला गया था कि गांधी परिवार को अपने कर्मों का भुगतान यही करना पड़ेगा।
इसके बाद गांधी परिवार में सबसे पहली असामान्य मृत्यु देखी गई। क्या ये गौ हत्या श्राप का पहला संकेत था या फिर एक ट्रेजिक एक्सीडेंट? लोगों का ये मानना है कि ये जो था 1966 के श्राप का सबसे पहला असर था, क्योंकि संजय गांधी की मौत के बाद एक ऐसा सिलसिला चालू हुआ जिसने श्राप को और ज्यादा मजबूत बना दिया। 31 अक्टूबर 1984 भारत के इतिहास का सबसे भयानक दिन। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद फिर से 1960 का करपात्री महाराज का श्राप फिर से सामने आने लगा, क्योंकि जिस दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी वो दिन गोपाष्टमी का था। और यहाँ से ये श्राप और ज्यादा पुख्ता हो गया, क्योंकि उस टाइम पर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी वो भी इंदिरा गांधी ही थी। और करपात्री महाराज का श्राप जो है वो पूरी तरीके से फलित इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने गोपाष्टमी वाले दिन ही उन्हें श्राप दिया था और उनकी मृत्यु भी गोपाष्टमी वाले दिन हुई। मृत्युओं का सिलसिला और इस कहानी का अंत इसके बाद भी रुका नहीं। इंदिरा गांधी की मौत के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु भी इस तरीके से हुई कि जिसकी वजह से पूरा देश एक सदमे में था। और 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मृत्यु हुई और जिसका सबसे बड़ा कारण श्रीलंका का एक लिट्टे ग्रुप बताया गया। 1966 के बाद गांधी परिवार में 3 लगातार मौत हुई और जिसे लोग 1966 की कहानी मतलब करपात्री महाराज के श्राप से जोड़ते हैं। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कोई भी साधारण व्यक्ति या कोई भी साधु संत जिसका प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बैठ गया हो, जिसको प्रकृति के लिए दया की भावना हो, तो ऐसे व्यक्ति का श्राप कभी भी खाली नहीं जा सकता। उसके और प्रकृति के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जिसके बाद प्रकृति उसकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी मैनिफेस्ट करेगा तो उसका वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। सबसे बड़ा कारण था कि करपात्री महाराज के कुछ ऐसे शब्द इंदिरा गांधी और उसके पूरे परिवार के लिए हानिकारक हो गए। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या करपात्री महाराज का श्राप फलित हुआ? अगर हम इसका साइंटिफिक एविडेंस ढूंढने चले तो शायद हमें कभी भी इसका प्रूफ ना मिले, लेकिन अगर हम उन घटनाओं को देखें जो श्राप के बाद हुई तो शायद हम बोल सकते हैं कि श्राप का असर कहीं ना कहीं था और श्राप पूरी तरीके से फलित हुआ। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आपको लगता है करपात्री महाराज का श्राप सच हुआ।